अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। जुम्मे का दिन और ज़बरदस्त ये बात के हफ्ते का आखिर है एंड ऑफ कोर्स वीकेंड आ गया है। आई एम श्योर यू हैव वीकेंड प्लान्स और मैं तो बहुत ही लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ इस पर्टिकुलर वीकेंड को, क्योंकि जिस तरह हम जानते हैं कि कल होगा जी पाकिस्तान डे। पूरी पाकिस्तान में ही इसके हवाले से तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। हमारा पाकिस्तान डे स्पेशल ऑफ आज पाकिस्तान आप देखना मत भूलिएगा। वो मेरे ख्याल में परेड के बाद तकरीबन दोपहर 1 बजे आप उसको देख पाएंगे आज न्यूज़ पे। और दूसरा ये भी कि आज न्यूज़ के भी इस सफ़र के 14 साल कंप्लीट हो रहे हैं। सो वी स्टार्टेड ऑन द 23rd ऑफ मार्च। बोथ थिंग्स आर एडिंग टू द सेलिब्रेशन। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो आपके साथ मज़ेदार बात शेयर करनी है वो ये कि कभी कभी इंसान को ऐसा फील होता है कि आपके इर्द गिर्द का माहौल आपको सपोर्ट नहीं कर रहा और यू फील अ लिटिल ड्रेन्ड। आपको ये एहसास होता है कि काश अगर मेरे पास लोगों की सपोर्ट होती तो मैं बहुत कुछ कर पाता या कर पाती। बताने का मकसद ये है कि खुश रहना और अपने आप को साबित कदम रखना, अपने आप को फोकस्ड रखना सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आपका जो एक्सटर्नल माहौल है वो आपको मदद कर सकता है, लेकिन आपकी उंगली पकड़कर आपको वहाँ तक ले जा नहीं सकता। इस बात को अगर हम जहन नशीन कर लें तो हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। अब जी ज़रा बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ और ज़रा नज़र डालते हैं भारत की सूरत हाल पे। जिस तरह के आपको पता है कि हम इस पूरे स्क्रिमिश को कवर करते आए हैं, जो इसमें सफारती और सरहदी डेवलपमेंट्स थी वो हमने आपके साथ शेयर की। लेकिन क्यों पाकिस्तान बार बार अमन पसंदी पे जोर देता है और इस बात का ख्वाहिशमंद है कि इस खित्ते में अमन और रवादारी बरकरार रहे, इसकी एक बहुत ही अमली मिसाल हमारे मईशत पे अगर नज़र डालें तो हमें मिलती है। इकोनॉमिकली वैसे तो हम बार बार कहते हैं कि जी इंडिया इकोनॉमिक जायंट है, उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन आप अस्यूम करें कि इंडिया जैसी इकोनॉमी भी इससे बहुत बड़ा धचका, बहुत बड़ा डेंट महसूस करती है। ज़रा सी मिसाल ले लेते हैं इंडिया की इस वक्त एयरलाइंस की। पाकिस्तान के साथ ये जो उनकी इस वक्त इख्तिलाफात चले हैं और जो उन्होंने जारियत का मुजाहरा किया, उसके बाद पाकिस्तानी एयर स्पेस इंडियन तैयारों के लिए, इंडियन फ़्लाइट्स के लिए बंद कर दी गई है। और इससे डायरेक्टली जो उनको नुकसान हो रहा है उसका ज़रा सा आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए। उनकी तमाम फ़्लाइट्स को रीरूट किया गया है और अब उनको स्टॉप ओवर करना पड़ता है इन अबू धाबी टू रीफ्यूल। और ये लगभग अगर देखा जाए तो इंडियन रुपीज़ में 50 लाख रुपए रीफ्यूलिंग पर एयरक्राफ्ट के लगते हैं, जिसमें उनको एडिशनल पायलट भी बिठाना पड़ता है। उनका फ़्लाइट टाइम भी इसकी वजह से इंक्रीज़ हुआ है। और आपको ये भी बताते चलें कि सिर्फ इसका अंदाज़ा देने के लिए अगर आप देखें तो इनकी तकरीबन 400 डेली फ़्लाइट्स होती हैं और इसमें से 33 फ़्लाइट्स ये रुख करती हैं अमेरिका का और 66 फ़्लाइट्स जाती हैं यूरोप। दिस इज़ अ डेली एवरेज। और इसको अब आप ज़रा तखमीना लगाइए कि क्या होगा। और इसी हवाले से क्योंकि दो चीज़ें इन्होंने की, एक तो पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद हुआ, दूसरा ये भी कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इन्होंने डेविस कप में आने से रोका, जो कि होस्ट करने वाला था भारत। इस वजह से अब ये मेज़बानी के फ़राइज़ से भी इनको सुबुकदोश कर दिया गया है, इनसे ले ली गई है ये खुशी भी और ये एजाज़ भी कि अब ये जो डेविस कप है, फेड कप है, इसको इंडिया होस्ट नहीं करेगा। और ये वो नुकसानात होते हैं जो वो समझता है कि शायद इससे बिल्कुल ही वो आ रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ अच्छे रवाबित खुद इंडिया की फेवर में हैं। ये बात इंडिया को समझनी चाहिए और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए दे नीड टू बी प्लेइंग देयर पार्ट। अनफॉर्चुनेटली जहाँ जहाँ वो लचक का मुजाहरा नहीं करते तो फिर जिस तरह हम देख सकते हैं कि डेविस कप गया। आपको ये भी बताते चलें जो टेनिस के शायकीन हैं कि अब ये डेविस कप इस साल सिंगापुर में मुनक्किद किया जाएगा। अच्छा जी, एक और आपको इसी हवाले से बात करते चलें कि जो एयर इंडिया का जो सिंबल है, अगर आपने नोटिस किया हो, वो एक छोटा सा क्यूट सा उन्होंने मैस्कॉट बनाया हुआ होता है जिसकी आंखें बंद होती हैं। अब नाउ बिकॉज आई एम ऑल्सो मार्केटिंग स्टूडेंट, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि इसकी आंखें क्यों बंद होती हैं और ये इतना एक ब्लिसफुल से एक्सप्रेशन में क्यों होता है। और इसकी वजह उन्होंने ये कही कि जब आप एयर इंडिया अगर आप साइन ऑन कर लें और बस आपने अपनी टिकट्स एयर इंडिया से बुक कराई हैं तो आप आंखें बंद करें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, चिल करें, क्योंकि अब आपको किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं सोच रही थी कितना आयरॉनिक है कि इस वक्त तो जी इंडिया और ख़ास तौर पे एयर इंडिया के 14 तबक रोशन हुए हुए हैं, क्योंकि उनका बिजनेस प्लान, जो भी उनकी प्रोजेक्शंस थी, दे आर आउट ऑफ द विंडो और उनको मिलियंस एंड मिलियंस का नुकसान हो रहा है। अब ज़रा एक और बात पे नज़र डालते हैं कि जो चीज़ हम कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी हवाले से आज पूरी दुनिया में यानी 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, यानी ये आलमी पानी का दिन है।
और पानी इंसान की बेसिक ज़रूरियात में से एक है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम इसका बेदरेक इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में ना सोचते हैं, और जो उसकी प्रोडक्टिविटी है पानी के लिए उसका भी हमें अंदाज़ा नहीं होता। जुमे की रूह के मुनासबत से आपको ये भी बताती चलूँ कि हाल ही में जब मेरा मदीना जाना हुआ, और मैं सब लोगों को रेकमेंड करूँगी जिनके साथ अगर बच्चे हैं आप उनको मदीना म्यूज़ियम ज़रूर लेके जाएँ। दैट बेसिकली शोकेसेस एक तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको देता है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप लिटरली बिलीव कीजिए कि जितना हम एक पानी का ग्लास पीते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा ग्लास, इतना बड़ा कटोरा था जिससे ये दिखाया जाता था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुज़ू करते थे तो इतने पानी का इस्तेमाल करते थे। फिर इसी के साथ एक जो हमारी स्मॉल बकेट होती है उतने जितने पानी से ये दिखाया जाता था कि आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इतना पानी इस्तेमाल करना चाहिए गुस्ल करने के लिए। और उसके बरक्स अगर हम अपनी ज़िंदगी की तरफ देखें तो हम चाहे दांत साफ़ कर रहे हों, चाहे अपनी गाड़ी धो रहे हों, हम पानी को बिल्कुल इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि जी कोई फ़र्क नहीं हमें पड़ता, उसको हम ज़ाया करते रहते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड हमारे ही मुल्क में ऐसे बाशिंदे, ऐसे शहरी मौजूद हैं जो शदीद पानी की किल्लत का शिकार हैं। और इसके लिए आपको कोई थर पारकर या इस तरह के एरियाज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है जो आप कहेंगे जी रेगिस्तानी इलाका है, शायद वहाँ पे पानी नहीं मिलता, कोसों मील की मुसाफत के बाद कोई पानी जाके इकट्ठा करता है और पीने और इस्तेमाल के लिए लेके आता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप ये देखें कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ हफ्तों घंटों पानी नहीं आता। तो प्लीज़ अल्लाह ताला की इस नेमत को ख़ास तौर पे इसका शुक्र अदा करें और इसको ज़रा समझदारी के साथ इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में कभी आप बर्तन धो रहे हैं और कोई बड़ा आपको टोक देता है और ये कहता है कि जी पानी का इस्तेमाल कम करें, हम बड़ा बुरा मनाते हैं। लेकिन वाकई अगर आप ये कहें कि आने वाली नस्लों के लिए कुछ आपने चीज़ दे के जानी है तो वो यही हमारी अच्छी आदत है। अल्लाह ताला ने इस दफ़ा तो ख़ास करम किया है, बारिशें भी बहुत अच्छी हुई हैं। लेकिन हम प्रोग्राम में आगे आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान की वाटर मैनेजमेंट मज़ीद बेहतर हो सकती है। इसके लिए करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि अब बढ़ते हैं हम एक ब्रेक की तरफ। हमारे साथ रहिए, देयर इज़ अ लॉट इन द प्रोग्राम टुडे। आज खुसूसन हमारा जो बिग डिस्कशन है एट 10 AM, हम बात करेंगे किस तरह आपके अल्फाज का इंतखाब आपकी वर्बल लैंग्वेज आपकी ज़िंदगी को बना या बिगाड़ सकती है। आपकी ज़बान पे आपकी रोक और आपके मीठे अल्फाज किस तरह आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, ये होगा हमारा आज का टॉपिक। लेकिन उस सब के लिए थोड़ा सा इंतज़ार, एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन वर्ल्ड वाटर डे की मुनासबत से हमने जी आज बात करनी है। आपको ये भी बताते चलें कि अक्सर तनकीद ये इस बात पे होती है कि पाकिस्तान इज़ नॉट रियली अ वाटर स्केर्स कंट्री। इनफैक्ट मसला ये है कि हम अपने पानी को सही इस्तेमाल नहीं करते। इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको इस तरह देते हैं कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को हर नेमत से माला माल किया है और हमारे पास बहुत सारे दरिया हैं, बारिशें भी खूब होती हैं, वी आर एन एग्रीगेरियन कंट्री। लेकिन आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की दरियाओं का जो पानी है उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ 10% को सेव करते हैं। अगर इसको पूरी दुनिया से मुआवजा किया जाए तो 40% पानी दरियाओं का लोग डैम्स और सेवियर्स के ज़रिए कंजर्व कर पाते हैं। लेकिन हमारा ये जो बहुत ही कीमती बेशकीमत पानी है, अल्लाह ताला की नेमत है, ये समंदर में जाके गिर जाता है जिसकी हमने तैयारी नहीं की। आपको ये भी बताते चलें कि वापडा ने अपने लिए जो अहदाफ रखे, जो हदफ रखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त पानी की हम कंजर्वेशन करते हैं या उसको स्टोर करते हैं उसमें तकरीबन 10 मिलियन एकड़ फीट का इजाफा किया जाएगा बाय द ईयर 2030, जिसके लिए ऑब्वियसली अब हमें प्लान करना है। ये अगले 11 साल का प्लान है जिसमें शॉर्ट टर्म में कहा जा रहा है कि कुछ डैम्स, छोटे डैम्स बनाए जाएंगे और पानी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है पाकिस्तान की उसको बेहतर किया जाएगा। और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स ये लिंक्ड है हमारी आबादी और पॉपुलेशन से भी। लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत सारे इलाके हैं जो कंप्लेन करते हैं कि
यहाँ पे पानी नाकाफ़ी मिकदार में कराची को प्रोवाइड किया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं सियासत की नज़र भी हो जाता है ये इशू। तो इसी को समझने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है असदुल्ला खान साहब को, जो कि डायरेक्टर हैं कराची सीवेज एंड वाटर बोर्ड के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच असदुल्ला साहब कि आज इतने अहम दिन पे आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो इसी बात पे रोशनी डालिएगा, और हमारी पहले इस हवाले से गुफ्तगू रही है कि क्या वाकई कराची की आबादी के हवाले से यानी उनकी जो ज़रूरत है उससे बहुत कम पानी प्रोवाइड किया जाता है टू द बोर्ड? गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच कि आपने आज मुझे ये मौका दिया वर्ल्ड वाटर डे के तवज्जुह से मुझे, क्योंकि आज काफ़ी मुझे प्रोग्राम करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला प्रोग्राम आप ही का था, आपकी इनविटेशन थी तो मैं हाज़िर हो गया। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा सम अप इस तरीके से करूँगा कि इंसान जब भी अपने वजूद में आया तो वह हमेशा या तो किसी दरिया के किनारे या किसी नहर के किनारे या कुएं के किनारे आबाद हुआ, क्योंकि सबसे पहले जो पानी की रिक्वायरमेंट थी इंसान की वो पानी थी। तो लेकिन कराची का ये हुआ कि कराची अपने पानी के मंबे से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। सही। पानी मौजूद है किंजर लेक में। किंजर लेक से लेके किमाड़ी तक का जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर है। ये पूरा एक ट्रांसमिशन सिस्टम है जिसके तहत ये कराची को पानी सप्लाई किया जाता है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वैसे तो पब्लिक को ये सारे पता है, लेकिन फिर भी पब्लिक को एक अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि ये पानी जो आता है ये पानी एक बहुत महंगी कमोडिटी अब हो गया है। महंगी कमोडिटी इन अ सेंस नॉट कि जी वाटर बोर्ड कोई महंगा पानी दे रहा है, नो, इसकी जो वैल्यू है उसकी वजह से ये अब एक बहुत महंगी कमोडिटी में शामिल हो गया है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, जिस तरह आपने खुद कहा कि 150 किलोमीटर अगर दूर है तो उसको लाना, उसकी ट्रांसमिशन, और जिस तरह कराची का फैलाव बढ़ता चला जा रहा है तो पूरे ट्रांसमिशन सिस्टम को अपग्रेड करना, ये सब क्या मसाइल होंगे? अगर मैं इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट निकालूं तो कराची की आवाम इसके पानी की कॉस्ट को बेयर नहीं कर सकेंगी। अगर हम इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, जैसे एक फैक्ट्री होती है तो ये हेवीली सब्सिडाइज फिर किया है, हम सब्सिडाइज कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, ये सब्सिडाइज करता है इसको। अगर हम इसकी प्रोडक्ट कॉस्ट निकालें, सपोज आप एक कपड़ा ले लें, कपड़े के अंदर जब वो फाइनल तैयार होता है तो जो मिल मालिक है वो उसके धागे से लेके प्रिंटिंग से लेके उसके आउट तक जो है उसके एक प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल के देन उसके ऊपर एक प्रॉफिट उसके ऊपर रखता है और उसके ऊपर आउट करता है। तो हम पॉइंट के ऊपर आते हैं कि अगर इसका प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल लें वाटर की, तो एक गिलास जो है या एक गैलन जो है पानी वो मोर और लेस तकरीबन 500 से 550 रुपये पर 1000 गैलन पड़ेगा। लेकिन वाटर बोर्ड जो है वो 140 रुपीज़ पर 1000 गैलन पानी देता है। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 ये कि जी कराची की आबादी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान बसते हैं, बढ़ते हैं। एक तो इंटरनल माइग्रेशन है, दूसरा इंटरनल ग्रोथ है, ठीक। ये दोनों मिला के अब कराची की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कराची की पानी की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी आपने फरमाया कि शॉर्टेज, मैं शॉर्टेज को सम अप करने की कोशिश करता हूँ। कराची की जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 1100 मिलियन गैलन पर डे है। हम इस वक्त जो पानी सप्लाई कर रहे हैं वो तकरीबन जो अब आ गया हब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ गया, उससे पहले हम 450 कर रहे थे, अब 100 और आ गया है, तो इस वक्त 550 मिलियन गैलन हम कर रहे हैं। हाफ ऑफ आवर रिक्वायरमेंट है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इसको फिर राशन आउट करना पड़ता है, ये ऑलरेडी सब्सिडाइज है। तो अगर मैं आपसे असदुल्ला साहब ये पूछूं कि पूरी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे आप इसकी ये सारी की सारी कॉस्टिंग निकालते हैं, लोगों के इस्तेमाल के बारे में भी तो आपके पास डेटा होगा। जो दूसरा बड़ा अहम पार्ट इसमें आता है कि क्या आप समझते हैं कि जिस तरह हम अपने घरों में अपनी पर्सनल यूज़ में पानी को इस्तेमाल करते हैं वो एफिशिएंट है? आज के डे के हवाले से जी मैं ये दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आवाम से, ख़ास तौर पर कराची की आवाम से, जो इस वक्त मौजू है और जिस तरफ आप इस वक्त इशारा कर रही हैं मुझे, कि पानी को जितना एहतियात से अब आप इस्तेमाल करेंगे वो आपके किसी न किसी भाई, रिश्तेदार, आपके मोहल्ले वाले और सबसे बड़े कराचीस्ट के काम आएगा। देखें, जिस तरह से बिजली के बारे में कहा जाता है कि एक बल्ब बंद करेंगे तो इतने मेगावाट बच जाएगा, इसी तरह से अगर आप एक गैलन पानी बचाते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो थाउजेंड्स में आ जाएगा। एक छोटा सा एक्ट कि अगर आपने अपने दांत ब्रश करते हुए अगर वो नलका बंद कर दिया, यू आर सेविंग सो मच वाटर कि जो किसी के लिए मेरे ख्याल में एक हफ्ते के लिए इस्तेमाल के लिए काफी होगा। दैट्स गुड, यू आर राइट। देखिए, और इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे आप अंडरग्राउंड टैंक हर घर में होता है, उसके अंदर एक नॉन रिटर्न वॉल होता है। रात के टाइम पे पानी आया, नॉन रिटर्न वॉल आपका खराब हुआ है, ओवरफ्लो होके
सारा पानी रोड के ऊपर जा रहा है, आप सो रहे हैं, आपको पता नहीं है कि क्या कितना पानी ज़ाया हो गया। अगर वो नॉन रिटर्न वॉच जिसकी कॉस्ट नॉट मोर देन 1000 रुपीज़ और 2000 रुपीज़, लेकिन उसके बाद भी अगर उसको आप सही करवा लेंगे तो जैसे ही वो अंडरग्राउंड टैंक आपका फुल होगा तो फुटबॉल ऊपर हो जाएगा और आपका पानी। हम जो अक्सर करते हैं कि जी प्लग खराब है तो उसको रहने दिया, या घर में वो कहते हैं ना मर्द हजरात अक्सर ले भाई मैं भूल गया पानी की टंकी या मोटर बंद करना। आप देखिए कि वो जरा सी जो लेजीनेस होती है वो आपको कितना कॉस्ट करती है। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि क्योंकि आज जुम्मे का भी दिन है, हम इसी मुनासबत से बात करेंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी उसूलों में लिखा था कि कभी किसी इलाके पे अगर आप काबिज हों या जब जंग जीत जाएं तो वहाँ के कुओं को जो वाटर रिजर्वॉयर्स हैं उसको कभी नुकसान ना पहुंचाए। तो हम ये अगर हम अपने दीन और हदीस को ही देख लें तो हमारी रहनुमाई हो जाती है, लेकिन हम उसको आई थिंक प्रैक्टिस में नहीं ला पाते। असदुल्लाह साहब, आज के डे के हिसाब से आपका ये क्लियर एंड साउंड मैसेज ये है होना चाहिए, जो मैं इस वक्त अपने कराची के जो मेरी आवाम है, जो मेरे कंज्यूमर्स हैं, जो मेरे कस्टमर्स हैं, उनको मेरा यही एक मैसेज होगा कि जितना पानी आप बचाएंगे, देखें एक गिलास जैसे अभी आपने बताया ब्रश करते हुए, इसी तरह से चमचमाती गाड़ी मुझे भी अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन आपको वो चमचमाती गाड़ी धोने के लिए जिस वक्त आप पाइप से उसको धोते हैं, यू डोंट नो कि कितने गैलन आपने उसके अंदर पानी ज़ाया किया। और वो आप डेली आपका ड्राइवर, आपका नौकर, आपका खानसामा उस गाड़ी को धोता है। अच्छा, एक और सवाल असदुल्लाह साहब बिफोर वी वाइंड अप दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, क्योंकि आप वाटर एंड सीवरेज बोर्ड दोनों को देखते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान का जो फ्लशिंग सिस्टम है ऑफ कोर्स वो भी पानी के लिए बहुत ही अनएफिशिएंट सिस्टम है, बिकॉज यू आर लूजिंग वाटर विच इज़ ऑफ ड्रिंकिंग क्वालिटी जिसको आप सिर्फ बहा रहे हैं। एंड कैन देयर बी अ मोर एफिशिएंट वे ऑफ यूटिलाइजिंग दिस वाटर? वैसे हमने बीच में मुहिम देखी थी कि इसको फिर फिल्टर करके कराची में जिस तरह आपने देखा कि फुटपाथ और रोड्स पे जो प्लांटेशन होती थी उसमें ये पानी डाला जाता था। इज देयर एनी अदर वे वी कैन यूज़ इट? और फिर लोगों ने एक बहुत बड़ा जो शिकवा किया है कि पता नहीं पिछले 16 साल से इस पानी को बगैर प्रोसेस किए, इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी और हमारा जो सीवरेज का पानी है बगैर इसको प्रोसेस किए हुए इसको पाकिस्तान में और कराची की समंदरी हुदूद में समंदर में डाला जा रहा है। ये हम इरिवर्सिबल डैमेज कर रहे हैं, इसके हवाले से बोर्ड ने कुछ काम किया है? देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ठीक है ना, मैं इसको डिनाई कभी नहीं करूँगा। इस वक्त हमारा TP1 और TP3 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। TP3 पे 77 MGD जो है वो इस वक्त प्रोसेस होके और कंप्लीट हो चुका है। प्रोसेसिंग पानी जो है वो सीवरेज जो है वो ट्रीट हो रहा है। अल्टीमेटली दिसंबर 2019 में TP3 180 MGD पे आ जाएगा और TP1 100 MGD पे आ जाएगा। आपका जो अहम क्वेश्चन था जो इस वक्त हम करने जा रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, और सून आप देख लेंगे, उसको हम कहते हैं ग्रे वाटर, उसको रिसाइकिल करके इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक अदारा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उनके अंडर में ये प्रोसेस शुरू हो गया है और सून आप देखेंगे कि जो TP1 के ऊपर हमारे पास 100 MGD रिच अवेलेबल होगा उसको हम रिसाइकिल करके थ्रू लाइंस के, क्योंकि उसी के साथ जो है साइट इंडस्ट्रियल एरिया है, तो साइट इंडस्ट्रियल एरिया को जो फैक्ट्रीज़ हैं जिनमें ये, क्योंकि फिर शरई एक मसला आ जाता है कि हम उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ में तो नहीं लाएंगे लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पज़ में ला सकते हैं। और एक दफ़ा अगर ये पाकिस्तान में कराची में हो गया तो आप देखिएगा कि जो पाकिस्तान के दूसरे शहर हैं उनमें भी ये इंट्रोड्यूस होगा। तो ये वैसे आपका बड़ा अहम पॉइंट है, लेकिन अब तो दुनिया भर में हम ये प्रैक्टिस देखते हैं। मिसाल के तौर पे सिंगापुर में एक भी दरिया नहीं है और उनका जो शेयर है, बिकॉज वो मलेशिया से पानी इंपोर्ट करते हैं, सिर्फ 20% पानी वो फ्रेश वाटर होता है, 80% जो उनके पर्सनल यूज़ में, हाउस होल्ड यूज़ में भी पानी है वो पूरा फिल्टर्ड एंड प्रोसेस वाटर है। एंड दिस इज़ द सेम इन UAE एज वेल। जो उनके यहाँ आपको पानी की कड़वाहट फील होती है, इट इज़ बिकॉज इट इज़ फिल्टर्ड वाटर और वो बिल्कुल फिट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। लेकिन बहरहाल जी, ये एक ऐसा एरिया जिसपे हम मजीद किसी दिन बहस करेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे। आखिरी सवाल है सदुल्ला साहब, क्योंकि मेरे पास सवालात बहुत हैं और वक्त हमारे पास कम है। डीसैलिनेशन प्लांट पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम कहते थे समंदर का खारा पानी भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, ये पॉसिबल है नहीं है, ये इतना क्यों कंट्रोवर्शियल हो जाता है? दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है जी, लेकिन नो लंच इज़ फ्री। हर चीज़ के लिए एक पैसे की ज़रूरत है। बिल्कुल। डीसैलिनेशन जो है, इस वक्त जो हम पानी दे रहे हैं जिसकी कॉस्ट मैंने आपको इनिशियल में बताई कि 140 रुपीज़ पर 1000 गैलन, डीसैलिनेशन की कॉस्ट जो आती है वो आती है 800 रुपीज़ पर 1000 गैलन। तो उसकी कॉस्ट इतनी आ जाएगी कि उसको बेयर करना, कराची में वायबल बनाना उसका। अच्छा, डीसैलिनेशन याद रखिए हमेशा उस जगह पे होता है कि जहाँ कोई और दूसरा आपका सरफेस सोर्स है वही ना, जैसे UAE है, UAE के पास ऑयल तो है लेकिन उनके पास पानी नहीं है,
तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग दी डिसैलिनेशन। थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट, क्योंकि सबसे अहम बात ये होती है, लोग कहते हैं जी पूरी दुनिया में होता है ये कर लीजिए। एक तो ये करना आसान नहीं है क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत हाई है। दूसरा ये कि आप जिस तरह हम एनर्जी ग्रिड की बात करते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि जी सोलर पावर से बना लीजिए, ये तमाम मिक्स आपके पास अवेलेबल होता है, लेकिन आप उसी मिक्स को या उसी ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं जो सबसे ज़्यादा बिजनेस सेंस मेक करता है। बहुत बहुत शुक्रिया असदुल्लाह साहब, एंड वी विल ऑलवेज सपोर्ट दिस कॉज। और मैं अपने टीम के तवस्सुद से भी, नेटवर्क के तवस्सुद से भी आपको कहना चाहूँगी कि इफ़ यू एवर नीड अ पार्टनर व्हेन इट कम्स टू डिसमिनेटिंग दीज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस, आप आज पाकिस्तान को अपने साथ पाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हसन खावर हमारे साथ मौजूद होंगे जी, एक्शन का रिएक्शन भी लेना है। ज़बरदस्त सा एक और आर्टिकल उन्होंने लिखा है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी जनाब, यकीनन ऐसे लेजेंड्स हमारा सरमाया होते हैं, लेकिन आज की खबरों में जिस तरह हमने बात की थी सरमायाकारी के हवाले से भी, वैसे तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम से बड़ा वादा कर लिया। उन्होंने कहा कि जी 3 हफ्तों के बाद आपको एक बड़ी खुशखबरी से भी वो आगाह करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह के हालात थे, क्या हम कहें कि ये मुकम्मल टर्न अराउंड है, या इस सिचुएशन से भी लगता है कि हो सकता है हमें यू टर्न लेना पड़ जाए। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हसन खावर। अस्सलाम वालेकुम हसन। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद। आपका हाल ही में लिखा हुआ एक और आर्टिकल ओपिनियन पीस में देख रही थी जिसमें आपने कमर्शियल कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट का हवाला दिया। अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह फिर एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप हो रहा है, मलेशिया के से महातीर मोहम्मद साहब पाकिस्तान पहुँचे हैं, वफूद की मुलाकात हो रही है, मुआहिदों का इम्कान है। पाकिस्तान का क्या स्टैचर होता है इस तरह के जो कमर्शियल वेंचर्स हम करते हैं जिसमें अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की तरफ से भी आती है? क्या हमारी पोजीशन और हमारी जो साख है वो इतनी मुस्तहकम होती है कि जो मुआहदा हो, जो उसके पॉइंटर्स हों, वो पाकिस्तान की फेवर में ज़्यादा हों, या एटलीस्ट एक लेवल ग्राउंड हो? सिद्रा, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बड़ा ये अहम मोड़ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जी, क्योंकि ना सिर्फ महातीर मोहम्मद इधर हैं, मलेशिया के वज़ीर आज़म, बल्कि आपको पता है कि रशियंस ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया है, सऊदीज़ आना चाह रहे हैं, सीपेक का जो अगला फेज़ है वो भी आ रहा है, और ये बड़ा एक अच्छा एक वक्त है। सही। जो आपका सवाल है वो इस बात की निशानदेही करता है कि हमारी जो तैयारी है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पॉलिटिशियंस को हेल्प करती है, वो किस कदर तैयार है। और मैंने जो आर्टिकल जिसकी आपने बात की उसमें यही निशानदेही की कि अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आपको पता है कि रिको डिक केस के अंदर आज भी हम सेटलमेंट की कोशिश करें आउट ऑफ कोर्ट, क्योंकि हमारे खिलाफ फैसला हो गया। कार्की केस के अंदर हिस्ट्री आपके सामने है, ब्रॉडशीट केस के अंदर आपके सामने सिलसिला है। तो ये जो हमारी कैपेबिलिटी है, कमर्शियल कैपेबिलिटी हुकूमत की, वो बहुत वीक है। हमारी पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग है, हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी उसको अमल दरामद करने की वो बहुत वीक है। सही। और इसमें अगर हसन देखा जाए, अब तो हमें एक 10 साल की पूरी मुद्दत मिली है, जिसमें अक्सर पहले तो इल्ज़ाम ये दिया जाता था ना कि जी क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है तो ब्यूरोक्रेसी उस तरह स्ट्रेंथन नहीं हो पा रही। क्या अब हमें ये कैपेसिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी भी बहुत सारे सवालिया निशान हैं। लाइक मिसाल के तौर पर सीपेक से रिलेटेड जो मुआहदे हुए उसके हवाले से बहुत सारी मिस्ट्री है, हमें उसकी डिटेल्स नहीं पता। जो अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स थे वो भी कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए, क्योंकि वो ज़्यादातर एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन पंजाब थे, उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी, वो उसने नेशनल ग्रिड में कैसे शामिल होना था, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। लोग आज भी के इलेक्ट्रिक के मामले को समझते हैं कि नहीं जी वो बहुत कोई सही तरह उसको हैंडल नहीं किया गया, और जब भी हम रेजिस्टेंस देखते हैं जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की तरफ है वो भी बहुत ज़्यादा है। सो हाउ विल वी मैनेज ऑल ऑफ दिस? एनी सॉल्यूशंस दैट यू सी इन द नियर फ्यूचर? जी बिल्कुल, 3 बातें मैं आपसे सिद्रा इसमें करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हुकूमत को ये समझना पड़ेगा कि हुकूमत की जो नेचर है गवर्नमेंट की वो चेंज हो रही है। आज से 15, 20, 30 साल पहले सरकारी बजट होता था, आप वो खर्च करते थे, डैम बनाते थे, रोड्स बनाते थे। अब जो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा काम है वो कमर्शियल एंगेजमेंट का है। आपके पास इन्वेस्टर्स आते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ हैं, और उस पर बहुत ज़्यादा रिलायंस है। तो ये रियलाइजेशन सेट इन करनी चाहिए, पहली बात। सही। दूसरी बात ये है कि आपको जो आपकी वर्क फोर्स है उसकी कमर्शियल कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी।
आपके पास पुलिस सर्विस है, फॉरेन सर्विस है, बाकी सर्विसेज हैं, लेकिन आपके पास कमर्शियल एंगेजमेंट और प्रोक्योरमेंट के लिए कोई लोग मौजूद नहीं हैं, ना ही कोई प्राइवेट सेक्टर से एक्सपर्ट्स आके काम करना चाहते हैं। अगर आप यूके में देखें फॉर इंस्टेंस, तो उन्होंने एक पूरा गवर्नमेंट कमर्शियल फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें 4000 सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं। हमें भी इन लाइंस के ऊपर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरी देखिए बात ये है जो थोड़ा सा हमें हटा देगी इस डिस्कशन से, लेकिन वो है आपका अकाउंटेबिलिटी रिजीम, जो कि बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त नैब की इन्वेस्टिगेशंस और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं उससे ब्यूरोक्रेसी इस कदर डरी हुई है कि कोई अफसर काम नहीं करना चाहता, कोई आउट ऑफ द वे नहीं जाना चाहता, कोई अफसर रिस्क नहीं लेना चाहता। यानी ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गया हमारे लिए हसन, जिस तरह हम इसको अक्सर हम ऑफलाइन भी जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि एक एग्जीक्यूटिव पैरालिसिस है, यानी लोगों को आपने लिटरली एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है वेयर दे आर फ्रोजन, दे आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग अ डिसीजन कि कल जी हवा बदल जाए, सिचुएशन बदल जाए तो वो उनके गले में ही ना पड़ जाए ये बात। तो अब आप इसका हल क्या देखते हैं? क्योंकि एक चीज़ जो इसमें बड़ी वाज़ेह हो रही है कि द ब्यूरोक्रेसी विल हैव टू अट्रैक्ट ग्रेट टैलेंट। देखिए पाकिस्तान में जो प्राइवेट कंपनीज काम करती हैं वो बेस्ट टैलेंट ले जाती हैं, जो टॉपर्स होते हैं, जो आपके यूनिवर्सिटीज़ बिजनेस ग्रेजुएट्स होते हैं उनको ले जाती हैं, फिर उनको मजीद ग्रूम भी करती हैं। हुकूमत के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नज़र नहीं आ रहा टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट इनटू द गवर्नमेंट वर्कफोर्स। उस पर क्या किया जाना चाहिए? देखिए कुछ तो मैकेनिज्म होने चाहिए, कुछ मैकेनिज्म इसी तरह हैं भी। आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लोग ले भी सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो अभी ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर भी बाज़ बहुत काबिल लोग हैं। बिल्कुल जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि हुकूमत ऐसा एनवायरनमेंट दे कि ऐसे लोग काम करना चाहें। आपकी देखिए जो पॉलिसी है वो बिहेवियर को शेप करती है। हम अपने मुल्क में इनोवेशन को रिवॉर्ड नहीं कर रहे, हम पेनलाइज कर रहे हैं। यानी हम एक अफसर से कहते हैं कि तुम नेक नियति से भी अगर थोड़ा सा भी हटोगे या आउट ऑफ द बॉक्स जाओगे तो तुम्हें नैब की इंक्वायरियाँ फेस करनी पड़ेंगी। इस चीज़ के ऊपर अगर हम काम नहीं करेंगे तो भले आप प्राइवेट सेक्टर से लोग लाएं या पब्लिक सेक्टर के लोग हों, वो आउट ऑफ द वे नहीं जाना चाहिए, जिसको एक बेसिक हम मैनेजमेंट में कहते हैं। हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। जिसको कहा जाता है कि इसने उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी लेकिन ना एम्पावर किया। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आप दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्ती के सामने बैठ जाइए, उससे बात कीजिए कि जी अपने सफ़र पर नज़र डालें, उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे, किस नशीब फराज से ज़िंदगी गुजर के जहाँ आपको लेके आई है उसमें आपकी सबसे बड़ी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ कौन थी, किसने आपको इस मकाम तक पहुँचाया। और आप देखेंगे कि 100% ऐसा जो जवाब आता है वो लोग अपनी वालदा को या अपनी माँ को ही खिराज तहसीन पेश करते हैं। आज हमने सोचा कि अक्सर हम आपको मिलो पाकिस्तान से में मुलाकात कराते हैं अचीवर्स एंड ड्रीमर्स से, लेकिन जो उनकी असल क़ुव्वत है, जो असल फोर्स है जिसने उनको निखारा, बढ़ाया, कई जगह जब हौसला टूटा होगा तो दोबारा उठाया, रोते हुए चुप कराया, मुस्कुराते हुए साथ में थपथकाया, आई थिंक दैट पर्सन इज़ डिज़र्विंग ऑफ द ट्रिब्यूट एज वेल। तो हर फ्राइडे हम आपके लिए लेके आएंगे ये सेगमेंट जिसका नाम है मेरी माँ मेरी जन्नत। आइए लेट्स टेक अ लुक एट दिस सेगमेंट इंट्रो फर्स्ट। सी भी तकलीफ अगर आपको होती है तो द फर्स्ट पर्सन यू थिंक ऑफ इज़ योर मदर। सो आज का एक बड़ा ही इमोशनल शो है। वैसे तो हर माँ एक अजीम शख्सियत होती है, उसकी हस्ती से ही पूरा घराना है, लेकिन आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है एक शहीद की माँ को, और एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी के लिए रोल मॉडल थी, उसको ख्वाब देखना सिखाया, उसको एक ऐसे मकाम पे लेके गई जहाँ पे मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी बेटी पहुँचने के ख्वाब देखती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शहीद फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार की, जिनकी कहानी ने हमारे दिलों को गरमाया भी, जिनकी याद हमारी आंखों को आज भी नम कर देती है। हमारे साथ मौजूद है उनकी वालदा रेहाना मुख्तार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई नो इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट मोमेंट फॉर यू। मेरे लिए ख़ुद भी, मैंने जिस तरह ये प्रोग्राम सोचा था, यू नो एवरी टाइम वी थॉट ऑफ दिस सेगमेंट आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीबडी बट स्टार्टिंग दिस शो विद यू। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मेरा और मैम रेहाना का एक बहुत ही ख़ास रिश्ता है। मैं अक्सर, आपने मुझे देखा होगा, मैं यौम शहदा पे शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने वाला शो करती हूँ। तो 6 सितंबर को एक दफ़ा मैं मलीर कैंट में मौजूद थी, और वहाँ जब शायद उस वक्त ग्राउंड हो चुकी थी या उनका दूसरे सिलसिले चल रहे थे, यूर एक्टिव, यूर राइट नाउ फ्लाइंग, तो तुम्हें क्यों नहीं बुलाया इस प्रोग्राम में, और तुम भी नौजवानों की नुमाइंदगी करते हुए। और जैसे कहते हैं ना कि एक वक्त होता है कबूलियत का,
मैम बताती हैं कि मरियम ने उस वक्त कहा कि अम्मी आप ज़रा वेट करें, अगले 6 सितंबर पे जब बात होगी ना शोहदा की और हमारे गाजियों की, तो सिर्फ मेरा ही जिक्र होगा। और शायद वो कबूलियत की घड़ी थी, बिकॉज द नेक्स्ट टाइम 6 सितंबर में 2015 हम शहीद मरियम मुख्तार का जिक्र कर रहे थे। आपसे सही है। व्हेन यू लुक बैक, हमने बहुत बात की है मरियम के बारे में, कुछ उसके बचपन का बताइए, बिकॉज शी यूज्ड टू आइडियलाइज यू। आप उसकी रोल मॉडल थी और आप बहुत स्ट्रिक्ट अम्मी भी थी उसके साथ, आपने यही बताया मुझे। जी, मैं सीधा यही कह रही थी कि आज मैं तो बाबा हूँ मरियम की और मरियम की मामा, क्योंकि अगर मैं मरियम को इस तरह ब्रॉटअप ना करती, उसको इतनी स्ट्रिक्टनेस या उसको डिसिप्लिन ना देती, तो शायद मरियम कुछ भी नहीं कर पाती। क्योंकि मरियम बचपन में बहुत ज़्यादा शाय, रिज़र्व रहने वाली और बहुत ज़्यादा कंपोस्ट एक्सप्रेस नहीं करती थी, और बस वो कहती थी बस मैं हूँ और मेरी फैमिली, और बस इंडोर ज़्यादा उसकी लाइफ। अब मैंने, क्योंकि मावी ऐसी नहीं थी, मेरी सेकंड जो बेटी, तो वो मैंने वो चीज़ें मरियम में से निकालनी थी, हेजिटेशन। सही। और मैं चाहती थी वो कॉन्फिडेंट आया, थोड़ी सी सेकंड कंसीव करना था बेबी, तो मैं उसको इंडिपेंडेंट करना चाह रही थी। तो मैंने उस पर बहुत ज़्यादा मरियम को फिर उसके लिए ट्रेंड किया, इंडिपेंडेंट रखा। लाइक मैं कमरे में ड्राइंग घर में अकेले छोड़ के चली जाती थी, और मैं ये कहती थी कि मरियम मैं जा रही हूँ, 3 से 4 साल की एज की मैं आपको बात बता रही हूँ, और वो वैसा ही करती थी। लाइक आपने उठना नहीं है, आपने ये कलर्स करने, आपने दरवाज़ा नहीं खोलना, मतलब जो भी फरमाबरदार बच्ची थी, ओबीडियंट, मतलब ओबे, बस आपने कह दिया। उसकी वजह से एक चीज़ होती थी, ना में सर हिलाना, अच्छा मामा ठीक है, मतलब उसकी 2 ऑपोजिट साइन लैंग्वेज जो होती थी, मुझे कंफ्यूज करती थी। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे हर बच्चा जब माँ से लाड करता है तो कुछ खाने की खास चीज़ पसंद होती है, मैंने मरियम को ये स्पेस दिया ही नहीं। अच्छा, खाओ या ना खाओ, बस जो कुछ है यही है। और ड्रेस अबाउट, मरियम चूजी थी, बहुत चूजी, बहुत फूडी, और चॉइस उसमें होती थी। बस ये कि घर में आती थी जो भी चीज़, चाहे वो खाना का हो या कपड़े या बुक्स, टॉयज़, जो भी है, तो मरियम से सिलेक्ट कर लेते थे आपको कौन सी चाहिए। लेकिन मुझे पता था मरियम का टेस्ट क्या है। वैसे तो सब चीज़ें उसको आती थी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सिलेक्टिव उसमें थी। अच्छा, जिस दिन इसका सिलेक्शन हुआ और आपको पता, जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि माओं के जो अरमान होते हैं बच्चियों को देख के, तो आपने खुद कहा कि बड़ी नाजुक मिजाज, धीमे मिजाज की थी, आपने कहा कि नहीं मैं इसको कॉन्फिडेंट बनाऊंगी। फिर दूसरा ये कि एकेडमी में जाना था, आपको पता था कि ट्रेनिंग बहुत टफ है, अपनी बेटी को भेजते हुए उस वक्त एक माँ का दिल कैसा हो रहा था? 2 चीज़ें थी मेरे जहन में। वैसे तो मरियम की को एजुकेशन थ्रू आउट रही है, लेकिन जब उसने ये डिसाइड कर लिया, मेरे बिल्कुल ना मना, मतलब लाख मना करने के, क्योंकि इत्तेफाक से चले शहीद तो हो गया ना, इंसिडेंट हो जाता, खुदा ना खास्ता वैसे ही छोटा सा फ्रैक्चर, कोई और मिसहैप हो जाता, तो वो एक आपकी लाइफ में आप घबराती और मैं हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए मुझे। तो फिर मैंने मरियम को कहा, मरियम एक शर्त पे आप जाओगी, अगर आपने जाना ही है तो आप प्रूफ करके दिखाओगे। सही। तो कहती थी मामा क्या मतलब? मैंने फिर उसको कह दिया, मैंने उसको फौरन एकदम हाय, गाजी या शहीद, मुझे तीसरी चीज़ कोई नहीं चाहिए। वापसी के जो आपके रास्ते हैं ना, आप वो कश्तियाँ जला के जा रहे हो, तो ये डिसाइड करके जाओ, मुझे कोई छोटी सी भी बात सुनने को ना आए। सो फैमिली में आपको पता है कैडेट्स बॉयज़ है, और मरियम 1 या 3 बच्चियाँ थी उस वक्त, तो ये सब मैनेज करना, एक तो सख्ती, देखिए वहाँ पे तो इनका क्राइटेरिया ऐसा है, पढ़ाई तो वो ठीक है, नो डाउट वो है, फिर साथ में कॉन्फिडेंट भी देखते हैं, वो उसमें हेल्थ का भी इशू आ जाता है, सीज़न है, कोई ज़ुकाम बुखार, तो ये कैसे सरवाइव करेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक शहीद की माँ होने का फ़ख्र अपनी जगह होता है, यानी आपने ज़िंदगी भर एक बहुत मेहनत से एक पौधे को सींचा, आपने फिर उसको वतन पे वार दिया, ये जो फीलिंग है, और आज आप पलट के देखती हैं तो बहुत कम लोगों को ये नसीब होती है, ऐसी औलाद जो ज़िंदगी में भी और अपनी शहादत में भी अपने वालिदैन के लिए तकरीम और इज़्ज़त का बायस बने।
मैं फिर से तरह यही कहती हूँ कि मैंने मरियम पे जितनी मेहनत की, बिलीव मी, वो हॉस्टल में तो गई लेकिन मैं अपने घर में नहीं सो सकी सुकून की नींद, क्योंकि मुझे बैठ के उसकी ड्रेसेस, उसकी डाइट, उसके लिए एक एक लम्हा माँ साथ होती है। उसको मैं बस 3 मिनट की कॉल, ये मैं बुक आपको सेंड कर रही हूँ, ये आपको ड्रेस, आप ये आपने करना है, ये करना है, फिनिश। आगे से उसने ओके मामा, थैंक यू सर, थैंक यू बॉस। आप इतने जब कनेक्टेड थे, यानी ये बात मुझे पूछते हुए बड़ी तकलीफ भी हो रही है, लेकिन जिस दिन आपको ये पता चला, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, तो ये खबर आप तक कैसे पहुंची थी? या एक जैसे कहते हैं ना, माँ के दिल को एक फीलिंग हो रही है। तो पहले मैं ये बताऊंगी कि शायद अल्लाह ताला की तरफ से मुझे, अल्लाह ताला ने शायद इतना स्ट्रॉन्ग बनाना था। मरियम के आगे तो मैं वही जो बेटे कहते हैं बच्चा, कि आप एक्टिंग कर रही हैं, एक्सपोज कर रही हैं, मतलब अंदर से तो आप एक आम नॉर्मल मदर की तरह सोचती हैं। अब ये तो था, मुझे इसकी इमेजिनेशंस आ गई थी। अच्छा, आपको 6 मंथ से ये जैसे जैसे टाइम आता जा रहा था, मेरे आगे ये डाउट्स होते जा रहे थे। अच्छा, आपको एक छोटी सी जी हाँ। जी ऐसा ही जी, मतलब लाइक कफन बॉक्स में शहीदों के वही फंक्शन जो आपसे मेरा हुआ था, उसी अवार्ड में कि मुझे भी कोई शील्ड दी जा रही है, मुझे भी कुछ कहने के लिए कहा जा रहा था। तो मैं सोचती थी, आप डरती थी? ऐसा मेरे साथ में आता था? नहीं, मैं डरती नहीं थी। मैं बस दुरूद शरीफ तो पढ़ लेती थी, फिर मैं ये कहती थी नहीं, मैं तो मरियम को शादी करवाऊंगी, बस थोड़ा सा कर ले और चले, अच्छा है अपनी लाइफ में थोड़ी बन जाए, तो फिर हो सकता है कि वो एक फख्र भी था वो जो काम कर रही थी, मेहनत कर रही थी। जब उसके मलिर कैंट में नहीं बल्कि बाहर भी उसके फोटोग्राफ्स सारी पैनाफ्लेक्स या कोई ऐसे नजर आता था, बहुत खुश फील होता है। मैं कहती थी मरियम आप यहाँ पे रह रही हो, किसी को नहीं पता। 8th क्लास से मरियम आर्मी पब्लिक कैंट से पढ़ी है, 2nd ईयर तक SSB मलिर कैंट का हुआ है। मलिर कैंट में नहीं पता था किसी को कि तो मैम उस दिन आपने कहा कि ये फीलिंग्स तो ऑलरेडी आ रही थी, लेकिन खबर ये थी कि फीलिंग्स में भी ये है कि आप बिलीव मी, मुझे किसी ने फ्लैग और कैप भी मैंने था। फिर उसके बाद थोड़ा सा बस यही चीज़ के कफन बॉक्स में देख रही हूँ और ये सब चीज़ें जो मैं बात बताना चाह रही थी कि लिटरली कोई ऐसा हो रहा था कि बकरा ईद थी सितंबर में जी। तो मैं ऐसे सोच रही थी अकेले कमरे में बैठी हुई कि कितना मुश्किल टाइम हुआ होगा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस्माइल के लिए कहा गया। तो मुझे सडनली मेरे से किसी ने पूछा कि अगर आप होती तो आप क्या करती, तो मैंने कहा हाँ मैं भी, तीनों बच्चों में से कोई भी। तो फिर आवाज़ आई तीनों बच्चों में से अगर मरियम, तो मैंने कहा हाँ मेरे लिए तो तीनों बच्चे बराबर हैं, तो बेशक मरियम यूँ इससे बड़ी मेरे लिए और क्या बात है। मतलब ये यहाँ पे आपको आज बुलाने का मकसद ये भी था कि ये अज़म और हौसला है पाकिस्तान की माओं का। आप इतनी मेहनत, इतनी मोहब्बत से जिस बच्चे को परवान चढ़ाएं, उसको एक लम्हा भी ना लगाएं। अगर ऐसा वक्त आए खुदा न खास्ता, या अगर आप पे वो मुश्किल की घड़ी आ जाए, तो पाकिस्तान की माएँ उस अज़म के साथ आगे बढ़ती हैं कि ये इस बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेक नहीं करती। हम आपको सलाम पेश करना चाहेंगे। इसीलिए सिद्रा ये मैंने ये कहा कि अब वही कि मरियम जो मेरा ख्वाब अधूरा रह गया, फिर मैंने बाकी बच्चों के लिए, ये नहीं कि मैं सिर्फ मरियम की मदर हूँ, मेरे स्कूल के अपने प्यारे मेरी बेटे बेटियाँ स्टूडेंट्स, फिर उसके लिए मैंने वो जो लाइफ का पैटर्न होता है, मरियम को मैंने कैसे ब्रॉटअप किया, वो मैंने अपनी बुक मरियम मेरी मरियम में मैंने सारा लिखना चाह रही हूँ। ये बुक भी हमारे साथ है और बताना 8 वॉल्यूम्स, इसके 8 वॉल्यूम्स होंगे। इस बुक में मरियम 3 ईयर की है। ठीक है। 2nd वॉल्यूम मरियम का 18 मई को मरियम की डेट ऑफ बर्थ है, तो 2nd वो मई में आएगा। तो मरियम के 8 वॉल्यूम्स 22 ईयर तक मैं सारे बनाऊंगी। ये जो खूबसूरत यादें हैं, इसका सिलसिला तो चलता रहेगा और ये हमेशा आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगी। और ख़ास तौर पर जो फ़ख्र बहैसियत एक शहीद के वो आपके लिए लेके आई है, हम आपको सब सलाम पेश करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने का, हमें मोटिवेट करने के लिए भी और ये भी बताने के लिए कि जो माँ की ममता होती है ना, आसानी दुनिया में नहीं है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको मरियम की ज़िंदगी के हवाले से भी दिखाना चाहेंगे। एंड देन वील बी राइट बैक। कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर बिग डिस्कशन। हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आज बात करेंगे ज़रा अपने अल्फाज, ज़बान और लहजे के हवाले से। अच्छी बात खूबसूरत तरीके से अगर की जाए, सही मौके पे की जाए तो दिलो दिमाग पे असर करती है और आप किसी का भी रवैया, मिजाज और सिचुएशन को तब्दील कर सकते हैं। यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ दैट। लेकिन कभी कभार जब आपका गुस्सा या आपकी जज्बातियत आपको बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल कर दे तो आप अपने लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। आज बात करेंगे इसी ज़बान के हवाले से, क्योंकि अक्सर हम लोगों के बारे में सुनते हैं, आपके इर्द गिर्द भी ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जिनके बारे में कहा जाता है भाई ज़बान की कड़वी है लेकिन दिल बहुत अच्छा है। अब उस दिल का क्या किया जाए, क्योंकि जो ज़बान से तीर निकलते हैं वो तो आपको छलनी कर देते हैं। ऐसी सिचुएशंस में क्या किया जाए? अगर कोई अपना टेम्पर लूज कर रहा है, बुरे अल्फाज बोल रहा है, कोई बद्दुआओं का सिलसिला चल निकला है, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए टू स्टे इन योर पावर? इसके अलावा अगर कोई झूठ बोल रहा है, अल्फाज अच्छे इस्तेमाल कर रहा है लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि इसमें बदनीयती शामिल है और आपके ये नुकसान में बात है, तब अपना बचाव कैसे किया जाए, इस पर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अ वेरी प्रोमिनेंट टीवी पर्सनालिटी जनाब जुनैद इकबाल साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर उज़मा, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। तो ज़रा डीप डाइव करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी में भी, तो वहाँ से पता चले, क्योंकि अम्मी अक्सर आप कोई बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो फौरन पहली जुमला जो आता है ना, वो कहते हैं ये जुमले तुमने कहाँ से सीखे, हमारे घर में तो ऐसी बात होती नहीं है। तो ये जो बुरी ज़बान है बंदा सीखता कहाँ से, इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। लेकिन जुनैद, अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, क्या हमारे पास कड़वी कसीली बातों के अलावा अपने गुस्से का इजहार करने का कोई सिविलाइज्ड अच्छा तरीका नहीं है? देखिए, इंसानी वजूद जो है ना जी, वक्त के साथ साथ ढलता चला जाता है। इंसान के जिस्म का हर उज़ू जो है वो बूढ़ा हो जाता है। आँखें आहिस्ता आहिस्ता जो है देखना कम कर देती हैं, हाथों में लर्जा तारी हो जाता है, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, चलने फिरने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कभी गुर्दे फेल होते हैं तो कभी फेफड़े फेल होते हैं। मतलब इंसानी वजूद के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापा नजर आता है जी। लेकिन इंसानी वजूद में एक शय ऐसी है जो चंद इंच की है, 2 कल्लों के दरमियान है, 32 दांतों के दरमियान है, ये कभी बूढ़ी नहीं होती। लेकिन ऐसी कैंची की तरह चलती है कि वो 32 चौकीदार भी कुछ नहीं कर रहा हूं कि मसला क्या है। देखें, ये जो तलवार है ना, तलवार, इसका जख्म या इसका वार जो होता है वो किसी तौर से जिस्म पे अगर लगता है तो जिस्म का जख्म जो है भर जाता है जी। लेकिन जो जुबान है ना, जुबान, उसका वार ऐसा है कि वो रूह को घायल कर दिया करता है। जुबान इंसान को फर्श से लेकर अर्श पे भी पहुंचा देती है और अर्श पे बैठे हुए आदमी को जिल्लतों की पस्तियों के अंदर गर्क कर दिया करती है। ये जुबान वो है जो आपके दिलों के अंदर मोहब्बतों को जिला भी देती है और ये जुबान वो है जो बसे बसाए घर को नफरत के ईंधन से जला भी देती है। बिल्कुल। अच्छा, जुबान का मसला क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर सबसे ज्यादा बुराइयां तुम्हारी जुबान की वजह से आती हैं। हाँ। एक और हदीस में आता है कि जब इंसान सुबह करता है तो ये जुबान है ना, जुबान, इससे जिस्म के तमाम आज़ाई अर्ज करते हैं कि तू अगर सीधी रहेगी तो हम सीधे रहेंगे, तू अगर टेढ़ी हो गई तो हम टेढ़े हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन इस तरह तो बात से ऐसा समझ आता है या गुमान होता है कि ज़बान जी अपनी मर्जी की आप ही मालिक है, सोच का, दिमाग का, नफ्सियात का उस पर कोई काबू नहीं है। डॉक्टर उज़मा, आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जो लोग अक्सर गुस्से में होते हैं या जिनकी ज़बान बहुत कड़वी होती है, लोग कहते हैं भाई अगर जैसे शरबत का जग है तो उसमें शरबत ही होगा, जो चीज़ आपके अंदर है वही निकलेगी, तो अंदर से ये लोग बहुत दुखी और घायल होते हैं। लेकिन क्या ये जवाब काफ़ी है किसी की कड़वी कसीली बातें बर्दाश्त करने के लिए? ज़ुबान जो है, ये हमारे जो वर्ड्स हैं, ये 7% असर तो रखते हैं लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और तेज़ किस्म का इनका असर होता है और कॉन्शियस होता है। ये जो चीज़ कॉन्शियस है, इसका मतलब है वो आपको पता है। सही। अगर आप थोड़ा सा माइंडफुल हो जाए, अपना कंट्रोल कर, अपने ऊपर इमोशंस पे कंट्रोल कर, जैसे आप बहुत दुखी हैं तो आपके पास कोई और तरीका नहीं है। मैं बिल्कुल अपने आप को लाचार फील करती हूँ, मैं अपनी सिचुएशन को बदल नहीं सकती, मैं जिस घर में रहती हूँ वहाँ से नहीं जा सकती, लेकिन मैं अपना गुस्सा फिर बड़े तेज तरीके से निकालने के और बेहतर तरीके भी होते हैं ना। आपके अल्फाज अगर आप तब्दील कर लें तो गुस्से को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। फौरी तौर पे गुस्सा आए तो उस जगह को छोड़ देने से क्या होता है कि वो इमोशन नीचे आ जाता है या इमोशन कम हो जाता है, गुस्से की शिद्दत कम हो जाती है। सही। क्योंकि उसने आना है और फिर चले जाना है।
इमोशंस अप एंड डाउन होते रहते हैं, वेव्स हैं ये। हाँ बिल्कुल वेव्स हैं। तो बिल्कुल उसको अगर मैनेज करने के आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी जुबान पे कंट्रोल रखूं, तो थोड़ी सी देर के लिए जिस वक्त गुस्सा आया वो उस जगह से हट जाए। अच्छा जुनैद, ये हमारे लिए टेलीविज़न पे ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हम देखते हैं कि दिन रात हमारे सामने ख़बरें जो कि असल ख़बर नहीं है, झूठ है, बहतान है, वो भी हम देखते रहते हैं। लोगों का जो अल्फाज का इंतखाब है उसमें आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा होता, आपकी वोकैबलरी बेहतर नहीं हो रही होती। उल्टे आप ऐसे बिल्कुल ऐसी ज़बान जो आम फहम है, जो गली कूचों में बोली जाती है, वो अब हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इस पर क्या कहेंगे? मुझे मौका दीजिएगा जरा जी। बात करने का कि लफ्ज़ जब तक आपके मुंह में है ना, आपके गुलाम हैं, अदा हो जाते हैं, आप उनके गुलाम हो जाते हैं। ये व्हाट्सएप पर किया हुआ एसएमएस नहीं है जिसको चंद मिनट्स के अंदर आप डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए डिस्कार्ड कर दें। बिल्कुल। जिस वक्त आपने अल्फाज कह दिए, किरामन कातिबीन ने उसको लिख लिया, बरोज़ महशर आप उसको पढ़ेंगे कि आपने कहा क्या था। आपने जो बात की है ना वो इतनी अहम है कि आज लाखों करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको समझ में आनी चाहिए। देखिए प्रॉब्लम क्या हुई है, पुलियों पर, चौबारों पर, चौराहों पर, घरों पर, बल्कि यूं कहिए कि जो हमारे करंट अफेयर्स के बोतानी मैखाने हैं जिसके अंदर बैठकर हम जो है वो एक दूसरे पर लानतान कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, गीबतें कर रहे होते हैं, बोहतान लगा रहे होते हैं अपने लिए, अपनी कुर्सी के लिए या अपने लीडर की प्रोटेक्शन के लिए। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, ये जो अदा हो गया ना, अदा सिदरा, आप यकीन मानिए इसका वबाल इतना बड़ा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम, यानी हदीस का मफहूम है कि इंसान कभी कभी ऐसी खैर की बात कहता है जो उसे पता नहीं होती, उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। और कभी कभी वो ऐसी बात करता है जो अल्लाह की नाराजगी पर मबनी होती है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम की अता गहराइयों में फेंक देता है। यानी यहां तक हदीस में आता है कि जो लोग हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा जुबान के गलत इस्तेमाल की वजह से लोग जहन्नम में जाएंगे। अच्छा, एक आपसे सवाल करना था जो हमारे पास ट्विटर पे आया है और मैंने कहा ये बड़ा अहम सवाल है। हमारी अब एक आदत है, कुछ लोग कहते हैं कि देखें जी ये तो अच्छी इबादत है, इसमें क्या बुराई है, कि हम कोई भी काम अगर हमसे कहा जाए ना तो उसके जवाब में हम कहते हैं इंशाल्लाह, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर मेरी नीयत दिल में यही है कि भाई इस काम से मुझे बहाना बनाना है, ये मैंने अपने लिए एक एग्जिट स्ट्रैटेजी रखी हुई है, तो फिर मुझे इसका अजर मिलेगा या मुझे इसका उल्टा नुकसान होगा? बात ये, मैं देखिए फतवा तो नहीं दे सकता, लेकिन इंसान को खुद समझना चाहिए आप किसको धोखा दे रहे हैं। हाँ जी, बड़ी सिंपल सी बात। मैं वो बात है ना कि लब पे ये है कि बैठिए जनाब बहुत दिन बाद आए, कहते तो कमिट हो जाता, तो आपने अपने लिए फिलहाल का लब पे ये है कि बैठिए जनाब बहुत दिन बाद आए, दिल में ये है कि काश ये कमबख्त फौरन भाग जाए, है ना। तो हम एक्चुअल किसको धोखा दे रहे होते हैं? हम अल्लाह को धोखा माज़अल्लाह दे ही नहीं सकते ना। ये जो मकर है ना, मकर, ये जो फरेब है, ये हमारे अंदर है। हम जो हम कहते हैं ना इंशाअल्लाह, और अंदर ये है कि जी हमने तो बस इसको बना दिया। ये अल्लाह की कुदरत के साथ खेलने वाली बात है। और एक ये ना जाहिरी तौर पे बिल्कुल बाकायदा जंग कर लिया आपने। ये बड़ा बहुत अहम मौजू है कि अल्फाज अच्छे हैं लेकिन नियत की वजह से देखिए किस तरह उसका अमल और उसका जो रिजल्ट है बदल जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आके गुफ्तगू को यहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए।